बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और आज हम इसके 5वें अध्याय के भाग 2 को पढ़ेंगे। तो हमारा 5वां अध्याय है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, और इसका दूसरा भाग है स्वतंत्र भारत की औद्योगिक संरचना। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 का भाग 2। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक उद्योग या व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। उसमें कुछ कार्य बहुत ही बड़े स्तर पर किए जाते हैं और कुछ कार्य जो होते हैं छोटे स्तर पर किए जाते हैं। यानी कि हर एक व्यवसाय में कार्यों की विभिन्नता होती है, और कार्यों की विभिन्नता को देखते हुए ही हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता या अपने अपने कौशल के आधार पर कार्यों को करता है, जिसके आधार पर बड़े कार्यों के लिए उचित या फिर अधिक वेतन दिया जाता है। लेकिन यदि हम छोटे कार्यों की बात करें, जो छोटे स्तर पर किए जाते हैं, जिनके के लिए कम योग्यता की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि उनको कम वेतन या कम पारिश्रमिक या मेहनताना मिलता है, जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर भी उसी प्रकार का होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को जिस प्रकार का वेतन मिलता है, उसी से उसका जीवन स्तर या जीवन शैली भी बनती है। जिसमें हमने बात की थी फिल्म उद्योग की, और फिल्म उद्योग के उदाहरण को देखते हुए हमने कहा था कि इसमें अभिनेता और अभिनेत्री की जीवन शैली छोटे फिल्म उद्योग के छोटे कार्य करने वाले लोगों से बिल्कुल ही अलग जीवन शैली होती है। लेकिन वे रहते दोनों ही मुंबई में हैं। कुछ मुंबई के बहुत ही धनी इलाकों या फिर बड़े विकसित इलाकों में रहते हैं, लेकिन छोटे कामगार जो हैं मुंबई की चालों में रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वेतन ही तय करता है कि व्यक्ति की जीवन शैली कैसी होगी, और उस वेतन से ही व्यक्ति की जीवन शैली बनने के साथ ही उसकी समाज में एक पहचान भी बनती है, और उसी प्रकार से उसके सामाजिक संबंध भी बनते हैं। तो इस प्रकार से हर एक उद्योग में अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं। उसके पश्चात औद्योगिकरण आता है और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना होती है। उसमें भी हम देखते हैं कि एक तरफ मालिक वर्ग है, दूसरी तरफ एक श्रमिक वर्ग है। श्रमिक वर्ग का जो आय है वह बहुत ही कम होती है, और मालिक जो है वह श्रमिकों का श्रम खरीद कर बहुत ही अधिक मुनाफा कमाता है। तो इस प्रकार औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आय की असमानता भी हमने पिछले भाग में देखी कि किस प्रकार से एक मालिक की आय बहुत ही अधिक होती है और दूसरी तरफ एक मजदूर की आय भी बहुत कम होती है, और आय की असमानता पैदा हो जाती है। लेकिन इसका एक परिणाम यह भी था जो कि सकारात्मक था, वह यह था कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक समानता जो है वह बढ़ने लगती है। यानी कि एक उद्योग में विभिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से संबंधित व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, जिसमें कि जातिवाद नहीं है, जिसमें कि धर्म की धर्मांधता नहीं है, जिसमें कि संप्रदायवाद भी नहीं होता। तो यह एक सकारात्मक पक्ष भी देखने को औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मिलता है। वहीं हम देखते हैं कि अब पूंजीवाद और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की स्थिति बहुत ही दयनीय भी देखने को मिलती है, क्योंकि हम कहते हैं कि श्रमिक जो है अपना श्रम पूंजीपति को या कि फैक्ट्री के मालिक को बेच रहा होता है। लेकिन फैक्ट्री का मालिक जो है वह श्रमिकों को आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाता, और इस स्थिति में जो है श्रमिक जो है अपने श्रम या कि अपनी मेहनत या फिर अपने कार्य से धीरे धीरे विमुख होता जाता है, और साथ ही साथ वर्ष भर एक प्रकार के कार्य करने से उसकी रुचि भी अपने काम से धीरे धीरे हटने लगती है, जिससे कि वह अरुचि पैदा होने लगती है। और हम देखते हैं कि इसी से समाजशास्त्र में हमने कार्ल मार्क्स की अवधारणा अलगाव की बात भी की थी कि श्रमिक जो है धीरे धीरे अपने कार्य से विमुख होता जाता है, उसकी अपने कार्य से रुचि समाप्त होती जाती है और वह अलगाव का शिकार हो जाता है। इस प्रकार से किस प्रकार से औद्योगिकरण का परिणाम सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है वह हमने देखा था। तो दोनों ही चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार से आपके उद्योगों में कार्य होंगे और लोगों का जीवन स्तर भी धीरे धीरे उससे प्रभावित होता है। हमने कहा कि भारत के पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय समाज का असर भी भारत की औद्योगिक संरचना पर पड़ा है। आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में
महिलाएं किन क्षेत्रों में जा रही हैं और समाज उन्हें किस बात के लिए कहता है कि आप इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं और यह क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि महिलाओं की रुचि भी कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना से प्रभावित हो रही है। तो स्वतंत्र भारत में इस औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो हम कहते हैं कि संगठित और असंगठित दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं उद्योगों के अंतर्गत। यानी कि हम कहेंगे अर्थशास्त्रियों ने असंगठित अथवा अनौपचारिक और संगठित या औपचारिक क्षेत्रों में अंतर किया है। यानी कि दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, अर्थशास्त्रियों के अनुसार पहला संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र को हम औपचारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, औपचारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र को हम अनौपचारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। अर्थशास्त्री ये बताते हैं कि प्रत्येक उद्योग या इकाई किस प्रकार की है, वह असंगठित में है या संगठित में है, वह औपचारिक में है या अनौपचारिक में है। तो उसके लिए कुछ विशेषता उन्होंने निर्धारित की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उद्योग या प्रत्येक इकाई जिसमें वर्ष भर कम से कम 10 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो वह इकाई किस में आ जाएगी? संगठित क्षेत्र में आ जाएगी। साथ ही साथ उसके लिए आवश्यक है कि वह सरकारी क्षेत्र में पंजीकृत इकाई हो, यानी कि सरकार में उसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। और साथ ही साथ उसमें अनिवार्यता इस चीज़ की भी होती है कि उसके कामगारों को या उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। तो वह चीज़ क्या कहलाती है? संगठित क्षेत्र की इकाई कहलाती है। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र की जो इकाइयां होती हैं उसमें कामगारों को निश्चित वेतन भी अनिवार्य नहीं होता, साथ ही साथ वह कई सुख सुविधाएं देने की बात भी नहीं कर पाती और सरकार में उसका पंजीकरण भी नहीं होता। तो यह दो प्रकार के क्षेत्र अर्थशास्त्रियों ने बताए हैं, जिसमें कि असंगठित क्षेत्र की इकाइयां हैं और संगठित क्षेत्र की इकाइयां हैं। तो हम बात करेंगे संगठित क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। इसका गठन किसी इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से होता है। यानी कि संगठित क्षेत्र में कम से कम कितने लोग होने आवश्यक हैं? 10 लोग होने आवश्यक हैं और वह भी पूरे वर्ष उस इकाई में काम कर रहे होते हैं। तो वह संगठित क्षेत्र की एक पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना आवश्यक होता है। यानी कि संगठित क्षेत्र की जो इकाइयां होंगी उनका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन सरकारी क्षेत्र में होना आवश्यक होता है ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन दिया जा सके। यानी कि यदि उनका पंजीकरण सरकार में होगा तो सरकार के नियमों को मानना उस इकाई के लिए आवश्यक हो जाएगा और सरकार के नियमों को मानते हुए उन्हें उन निश्चित नियमों, जिसमें कि वेतन भी आता है कि एक व्यक्ति को इतने घंटे काम करने पर इतना वेतन देना ही होगा, भी मानना होता है। तो इस प्रकार सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना या रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है ताकि कर्मचारियों को एक उपयुक्त या निश्चित वेतन देना हो या मजदूरी या पेंशन भी देनी हो। यानी कि उनको पेंशन की सुख सुविधा भी दी जाती है यदि वह इकाई संगठित क्षेत्र की है, तो जो कि सरकार के नियमों के अंतर्गत आ जाता है। अन्य सुविधाएं भी मिलना सुनिश्चित हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्र की यदि इकाई होगी तो उसको सरकार के नियमों के अनुसार चलना होगा और उसे पंजीकरण करवाना ही होगा उसके कामगारों का, और कामगारों को सभी सुविधाएं देनी होगी जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आवश्यक या अनिवार्य है। तो इस प्रकार से वह हो जाएगी संगठित क्षेत्र की इकाई या औपचारिक क्षेत्र की इकाई।
दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि वास्तविक स्थिति भारत की क्या है, क्या भारत में इस प्रकार की संगठित इकाइयां हैं और है तो कितने प्रतिशत है, तो हम कहेंगे भारत की स्थिति जो है इसमें अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत में लगभग 90% इकाइयाँ जो हैं वह कौन से क्षेत्र की हैं, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र की हैं, यानी कि उन इकाइयों का पंजीकरण सरकारी तौर पर नहीं हुआ है और इस वजह से चूंकि उनका पंजीकरण सरकारी तौर पर नहीं होता तो वह सरकार के नियमों को मानने के लिए बाध्य भी नहीं होती और इस कारण वहाँ पर काम करने वाले श्रमिक या कामगार जो हैं सरकारी सुविधाओं या सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इस कारण भारत के श्रमिकों की स्थिति असंगठित क्षेत्र में अधिक कार्य करने की वजह से अच्छी नहीं है। तो हम कहेंगे भारत में 90% से अधिक कार्य, यानी कि केवल 10% कहाँ है, संगठित या औपचारिक क्षेत्र में और 90% हैं असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में। तो भारत में 90% से अधिक कार्य कहाँ होते हैं, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। इसलिए भारत के बहुत कम लोग जो हैं बड़ी फर्मों में रोजगार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बड़ी फर्मों में काम कर रहे हैं तो वह आ जाएंगे संगठित या औपचारिक क्षेत्र की फर्म में, यानी कि बड़ी फर्मों में कार्य करने वाले जो भी उद्योग होंगे, व्यवसाय होंगे या इकाइयां होंगी वह पंजीकृत होती हैं और पंजीकृत होने की वजह से बड़ी फर्में जो हैं सरकार के नियमों को भी मानती है और इस कारण वहाँ पर जो भी कामगार कार्य कर रहे हैं उन्हें निश्चित वेतन भी मिलता है, पेंशन भी मिलती है और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आवश्यक है। लेकिन चूंकि भारत के बहुत कम लोग बड़ी फर्मों में या संगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो इस प्रकार भारत के कामगारों की स्थिति अच्छी नहीं है। बड़ी फर्मों में वे दूसरे क्षेत्रों के लोगों से संपर्क कर पाते हैं। यदि व्यक्ति नगरों में रहकर बड़ी फर्मों में कार्य कर रहे हैं कामगार के रूप में, श्रमिक के रूप में, तब क्या होगा, तो हम कहेंगे कि बड़ी फर्मों में बहुत सारे लोग हजारों और लाखों की संख्या में एक साथ काम करते हैं और नगरों में रहते हैं। इस कारण उनका संपर्क किन लोगों से होता है, उनका संपर्क दूसरी पृष्ठभूमि के लोगों से होता है, यानी कि उनका सामाजिक संपर्क का दायरा बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि व्यक्ति संगठित क्षेत्र के उद्योगों में कार्य कर रहे हैं तो वह बड़ी फर्मों में काम कर रहे हैं, वह नगरों में काम कर रहे हैं और इस कारण वह आसपास कई सारी अन्य पृष्ठभूमि के लोगों से भी मिलते हैं और उनका जो सामाजिक संपर्क का दायरा है वह बढ़ जाता है, तो वह दूसरे क्षेत्रों के लोग, दूसरी पृष्ठभूमि के लोगों से भी मिलते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भारत की वास्तविकता यह है कि यहाँ पर छोटे पैमाने के उद्योग अधिक हैं, बड़ी फर्मों के यहाँ पर उद्योग बहुत ही कम हैं। तो अधिकतर लोग यहाँ पर छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे हैं, इस कारण वह छोटे स्थानों पर ही रहते हैं जहाँ पर कि उनका संपर्क जो है बहुत ही कम लोगों से होता है और इस प्रकार वह अन्य पृष्ठभूमि के लोगों से कम ही मिल पाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, भारत में किस प्रकार का उद्योग जो है वह अधिक है, किस क्षेत्र में उद्योग अधिक है, तो हम कहेंगे 90% से लगभग 90% असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्योग हैं, यानी कि छोटी फर्मों या छोटे उद्योगों में भारत के लोग अधिक कार्य करते हैं। भारत के नगरों में रह रहे लोगों का अन्य पृष्ठभूमि के लोगों से मिलना जुलना होता है। भारत के नगरों में जितने भी व्यक्ति कार्य करते हुए वहाँ पर ही निवास कर रहे हैं उनका संपर्क जो है अन्य पृष्ठभूमि के लोगों से होता है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में ऐसे उद्योग या
ऐसे जो व्यवसाय हैं वह बहुत ही कम हो रहे हैं। बड़े संस्थानों में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जहाँ वे कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कुछ कार्य के निश्चित नियम होते हैं, लेकिन छोटे और छोटी फर्मों में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती कि उन्हें कुछ निश्चित नियमों के अनुसार वेतन और सुख सुविधाएं मिले। नियुक्ति के नियम पारदर्शी होते हैं, यानी कि यदि हम बात करें बड़ी फर्मों की तो हम कहेंगे यह बड़े नगरों में होती है और बड़े नगरों में होने की वजह से यहाँ पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे उनको निश्चित वेतन व सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और इन क्षेत्रों में कौन से लोग कार्य प्राप्त करते हैं, तो हम कहेंगे इन क्षेत्रों में वे लोग कार्य प्राप्त करते हैं जो कि कुछ निश्चित योग्यता रखते हैं। निश्चित योग्यता का अर्थ यह है कि नियुक्ति यानी कि उस स्थान पर, उस उद्योग या उस व्यवसाय में उनकी जब नियुक्ति होती है या उनका जो चयन होता है, वह चयन कुछ योग्यता के नियमों के आधार पर होता है। और वह योग्यता उनकी शिक्षा भी हो सकती है, उनका कौशल ज्ञान भी हो सकता है और वह उनका अनुभव भी हो सकता है। तो इन बड़ी फर्मों में कार्य करने के लिए जिन व्यक्तियों का चयन या नियुक्ति होती है, उसके लिए उन्हें कुछ योग्यता होनी आवश्यक होती है। तो उन योग्यताओं के आधार पर ही उनका जो है चयन होता है और इसके जो नियम होते हैं बहुत ही पारदर्शी होते हैं, यानी कि सभी लोगों के लिए एक जैसे नियम होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें औद्योगिकरण से पूर्व के समाज की, तो हम क्या कहेंगे कि छोटी फर्में होती थी, लोग कुटीर उद्योगों में काम करते थे या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते थे, जिसमें कि नियुक्ति के लिए या चयन के लिए या फिर कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपनी जान पहचान की आवश्यकता होती थी और नियम और पारदर्शिता की बात वहाँ पर नहीं थी। लेकिन बड़ी फर्मों में हम देखते हैं कि नियुक्ति के नियम पारदर्शी होते हैं और हर व्यक्ति को कुछ निश्चित योग्यता होनी आवश्यक होती है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह कौशल ज्ञान हो या उसका अनुभव हो। यदि आपके अपने ऊंचे पदाधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं, यानी कि बड़ी फर्मों में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते करते आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है या फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी संकट उत्पन्न होते हुए दिखता है जिसके लिए आपका कार्य बाधित हो रहा है, तो उस समय पर आप कुछ निश्चित तरीकों से एक अपना विरोध भी दर्ज करवा सकते हो। तो हम कहेंगे यदि आपके अपने ऊंचे पदाधिकारी से कुछ मतभेद हो जाता है बड़ी फर्मों में, तो उनकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियां होती हैं। तो आपकी शिकायत दर्ज भी होती है और आपको क्षतिपूर्ति भी दी जाती है, यानी कि आपको उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत हानियों का ध्यान भी कहाँ रखा जाता है, बड़ी फर्मों में रखा जाता है, जो कि बड़े शहरों में होती है, जिन्हें हम संगठित क्षेत्र की फर्में भी कह सकते हैं। भारतीय बहुत ही कम सुरक्षित नौकरी करते हैं, लेकिन यदि हम कहें कि संगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे तो हमने कहा 90% भारतीय जो हैं असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही कम लोग जो है वह सुरक्षित कार्य कर रहे हैं या सुरक्षित नौकरी कर रहे हैं। ज़्यादातर भारतीय असुरक्षित नौकरी ही करते हैं। इन सुरक्षित नौकरियों में से भी भारत में 66% नौकरियां कौन सी हैं? सरकारी नौकरियां हैं। यानी कि भारत में सुरक्षित नौकरियां बहुत ही कम हैं और उसमें भी 66% नौकरियां कौन सी हैं? सरकारी नौकरियां हैं। और सरकारी नौकरियां प्राप्त करना धीरे धीरे और भी कम हो रहा है, क्योंकि भारत में निजीकरण निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आने वाले समय में सरकारी नौकरियां और भी कम होती जाएंगी। तो हम कहते हैं
कि 66% सरकारी नौकरियां ही भारत में की जा रही हैं, जहां पर कि कुछ निश्चित वेतन होता है, कुछ नियमानुसार पेंशन भी दी जाती है। तो हम कहेंगे कि भारतीय बहुत ही कम सुरक्षित नौकरियां करते हैं, जिसमें 66% सरकारी नौकरियां हैं और अधिक सुरक्षित वह लाभदायक ये होती हैं, क्योंकि इसमें बुढ़ापे में उनके लिए किसकी व्यवस्था है, पेंशन की व्यवस्था होती है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना पड़ता या अपने बच्चों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि भारत में जो है बहुत ही कम सुरक्षित नौकरियां की जाती हैं, उसमें भी केवल सरकारी नौकरियां ही कितने प्रतिशत हैं, 66% हैं, जिसमें कि निश्चित वेतन भी है और निश्चित पेंशन भी है। और धीरे धीरे निजीकरण के परिणाम स्वरूप ये सरकारी नौकरियां भी जो हैं कम होती जा रही हैं। सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण भूमिका यह भी है कि यह जाति, धर्म तथा क्षेत्र की दीवारों को पार करती है। सरकारी नौकरियों के माध्यम से आप जिस कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं, आपको विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से आपका मेल मिलाप होता है, यानी कि आपके सामाजिक संपर्क में कई पृष्ठभूमि के लोग आ जाते हैं और इस वजह से सामाजिक असमानता जो है कहीं ना कहीं कम होती जाती है। यानी कि व्यक्ति जाति के परिप्रेक्ष्य से, धर्म के परिप्रेक्ष्य से या फिर किसी अन्य संकुचित सोच को नहीं रखता और वह सामाजिक समानता को मानने लगता है। समाजशास्त्रियों का तर्क है कि भिलाई स्टील प्लांट में दंगे क्यों नहीं होते। यह है आपका भिलाई स्टील प्लांट। समाजशास्त्री ये कहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में दंगा क्यों नहीं होता। तो हम कहेंगे भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में बहुत ही बड़ी उद्योग या व्यवसाय या फर्म है, जो कि किस में आ जाएगा, संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि यह सरकारी तौर पर क्या है, पंजीकृत हो गया है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट में दंगे क्यों नहीं होते हैं। तो हमने कहा बड़ी फर्मों में लोग नगरों में रहते हैं और वहाँ पर वह विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रहते हैं और अपनी फर्म में काम करते हुए भी वे विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इस प्रकार वह सामाजिक समानता को धीरे धीरे मानने लगते हैं और वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से जाति या धर्म से ऊंचा या नीचा नहीं है, बल्कि वह सभी सामाजिक रूप से एक जैसे ही हैं। तो सामाजिक समानता जो है इन बड़ी फर्मों की विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो समाजशास्त्री कहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में दंगे क्यों नहीं होते हैं। तो उत्तर है कि भारत के सभी भागों के लोग यहाँ एक साथ काम करते हैं, यानी कि ये इतनी बड़ी फर्म है कि भारत के बहुत सारे लोग यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें क्या आ गई है, सामाजिक समानता की समझ आ गई है। तो इस प्रकार से सामाजिक समानता जो है इन बड़ी फर्मों की एक प्रमुख विशेषता बन जाती है। इनमें से बहुत कम लोग श्रमिक संघ के सदस्य बनते हैं, यानी कि श्रमिक संघों के सदस्य वे व्यक्ति बनते हैं जो कि क्या है, असंतुष्ट कामगार हैं, यानी कि उनको किसी न किसी प्रकार से अपनी कुछ मांगों को मनवाना होता है अपने मालिकों से। इस प्रकार वह किसका सदस्य बनते हैं, श्रमिक संघों के सदस्य बनते हैं। लेकिन यदि उन व्यक्ति की मांगे संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों के अनुसार मान ली जाती हैं तो उन्हें श्रमिक संघों की सदस्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण भिलाई स्टील प्लांट में, जो कि संगठित क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ पर बहुत कम लोग किसके सदस्य हैं, श्रमिक संघ के सदस्य हैं, क्योंकि उनकी मांगे पहले से ही मान ली गई हैं। यानी कि उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव या उनके साथ में किसी प्रकार का वेतन को लेकर के अनिश्चितता नहीं पाई जाती। और यदि उन्हें कोई विरोध भी करना है तो उस विरोध को भी दर्ज किया जाता है और उन्हें उसका मुआवजा भी दिया जाता है। तो इस प्रकार उनको किसी श्रमिक संघ का सदस्य बनने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। तो इस प्रकार भिलाई स्टील प्लांट में दंगे होते ही नहीं हैं। भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण आता है और हम कहते हैं कि इस औद्योगिकरण का जो स्वरूप है
यद्यपि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, लेकिन यह जो औद्योगिकरण है यह भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार से अपना रूप परिवर्तन करता है, तो हम कहते हैं कि अब भारत के आधुनिक उद्योग कौन कौन से बन गए हैं? रुई, जूट, कोयला, खाने व रेलवे बन गए हैं। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने की ठानी, यानी कि सरकार ने कहा कि यदि हमें हमारा आर्थिक ढांचा मजबूत करना है या आर्थिक ढांचे का विकास करना है, तो उसके लिए हमें हमारे आधारभूत ढांचे को विकसित करना होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भारत की स्वतंत्र सरकार जो है वह भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की बात करती है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। और इसी के लिए स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिकी को मजबूत करने के लिए सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा, खनन संबंधी क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं बनाई। यानी कि अब हमने बात की है नियोजित अर्थव्यवस्था की। यानी कि भारत की स्वतंत्र सरकार के पास में हर एक क्षेत्र के लिए अपना एक नियोजित प्लान है, यानी कि हर एक क्षेत्र के लिए अपनी एक योजना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। तो उन्होंने सुरक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा व खनन संबंधी क्षेत्रों के लिए क्या बनाई? बहुत सारी परियोजनाएं या योजनाएं बनाई, जिसे हम कहेंगे नियोजित अर्थव्यवस्था की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। भारत की सरकार ने मिश्रित आर्थिक नीति अपनाई थी। मिश्रित आर्थिक नीति का अर्थ यह है कि कुछ क्षेत्र सरकार ने अपने पास रिजर्व रख लिए थे, आरक्षित रख लिए थे, वहीं कुछ क्षेत्र उन्होंने निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए थे। तो हम कहेंगे मिश्रित आर्थिक नीति, जो कि नियोजित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। यानी भारत की सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मिश्रित आर्थिक नीति को अपनाती है, जिसमें वह कहती है कि कुछ क्षेत्र सरकार अपने पास आरक्षित रखेगी, जो कि बड़े बड़े और मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर कि कौन विकास करेगा? सरकार विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी और वह क्षेत्र सरकार के पास आरक्षित या रिजर्व रहेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्र सरकार ने निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए थे और इसके लिए भी सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को अपनाया था। तो हम कहेंगे निजी क्षेत्रों के लिए जो भी क्षेत्र सरकार ने खोले थे, इसमें भी सरकार द्वारा लाइसेंस प्रणाली अपनाई गई थी। यानी कि सरकार उन लोगों को ही यह लाइसेंस देती थी जो कि कुछ नियमों को जो है पूरा करते थे और उस आधार पर वह किसी निश्चित या विशेष वस्तु का उत्पादन कर सकते थे। तो इस प्रकार से सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता के पश्चात अपनाया था। भारतीय औद्योगिक नीति आती है 1956 में और उसके पश्चात भारत के उद्योगों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसमें कुछ क्षेत्र प्राथमिक श्रेणी के उद्योग होंगे, कुछ द्वितीयक श्रेणी के उद्योग होंगे और कुछ होंगे तृतीयक श्रेणी के उद्योग। तो भारतीय औद्योगिक नीति आती है 1956 में, जिसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक श्रेणी के उद्योग, जिसमें कि मुख्य उद्योग आ जाएंगे या मुख्य क्षेत्र आ जाते हैं जिसपे कि सरकार का ही नियंत्रण होगा, जैसे कि भारत का रक्षा उद्योग, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक आदि पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा और उसमें भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। यानी कि ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इस वजह से सरकार ने इस पर नियंत्रण रखे हुए था और ये थे प्राथमिक श्रेणी के उद्योग। दूसरे थे माध्यमिक श्रेणी के उद्योग, जिसमें थे मशीन टूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबड़, जल परिवहन, सड़क परिवहन आदि उद्योग को इस श्रेणी में रखा गया है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। और तीसरे आते हैं तृतीय श्रेणी के उद्योग, इसमें निजी क्षेत्र के लिए उद्योग रखे जाते हैं या पूरी तरीके से या किसके लिए खोल दिया गया है? निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, यानी सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस प्रकार 1956 की
जो हमारी औद्योगिक नीति है उसके परिणाम स्वरूप हमने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांट दिया था। प्राथमिक श्रेणी में पूरी तरीके से केंद्र सरकार का नियंत्रण है, दूसरा है द्वितीयक श्रेणी जिसमें कि सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, और तीसरा है तृतीयक श्रेणी, इसमें वे उद्योग आते हैं जो कि निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिए गए हैं। तो इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व उद्योग केवल मुख्य बंदरगाहों में ही होते थे। तो हम कहते हैं कि अब औद्योगिक नीति आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जो परंपरागत रूप से कुछ बंदरगाह थे, अब उसका क्षेत्र बढ़ाते हुए हम अन्य बंदरगाहों की जो है स्थापना भी करते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले हमारे बंदरगाह सिर्फ 3 थे, मुख्यतः मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, लेकिन अब आयात और निर्यात के लिए, समुद्री व्यापार के लिए हमें अन्य बंदरगाहों की स्थापना करने की बात भी करनी पड़ी। और हमने कहा कि अब स्वतंत्रता के पश्चात अन्य स्थानों पर भी बंदरगाहों की स्थापना होनी आवश्यक है ताकि भारत का व्यापार बढ़े। और इसलिए हम बड़ौदा यानी कि बड़ोदरा, कोयम्बटूर, बेंगलोर, पूना, फरीदाबाद में भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करते हैं और बंदरगाह भी नए नए स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से भारत की नई सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए औद्योगिकरण में भी परिवर्तन कर रही होती है। अब सरकार छोटे उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन व सहायता उपलब्ध करवा रही थी, यानी कि अब भारत की सरकार ये समझ चुकी थी कि बड़े बड़े उद्योगों के साथ ही हमें छोटे उद्योगों का विकास भी करना आवश्यक है, जिससे कि भारत में रोजगार भी बढ़ेंगे और भारत का आधारभूत ढांचा भी विकास की ओर बढ़ने लगेगा। सन 1991 तक भारत में कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े उद्योगों में नौकरी कर रहे थे, जबकि लगभग 72% लोग छोटे पैमाने के एवं परंपरागत उद्योगों में कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिकरण में भी स्वतंत्रता के पश्चात कितने सारे परिवर्तन आए हैं और सरकार ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था और अब वह नियोजित परिवर्तन की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार भी चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है निरंतर आगे बढ़े, जिसके के लिए वह विभिन्न प्रकार की नीतियां भी बना रही हैं। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।